हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक और नया जादू दिखाने जा रही हूँ। ओके, देखना चाहते हो? यस, चलिए। सबसे पहले हमने क्या लिया बच्चों? ये देखो, वाटर। ठीक है, वाटर और फिर इसमें सॉल्ट है। ओके, और अब हमने एक और ले ली चीज़, स्ट्रेनर। स्ट्रेनर जानते हो ना, छन्नी। एक चम्मच चाहिए और बहुत कुछ नहीं चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। ये देखो, ये हमने एक ग्लास ले लिया और ग्लास में एक धागा है और किसके एक कील के साथ में हमने उसको लटका रखा है। ठीक, अभी क्या काम है आप सोच रहे होगे, मैडम तो पता नहीं क्या दिखाने जा रही है। चलो बच्चों, शुरू कर देते हैं। हमने क्या किया, इसमें गैस बर्नर को ऑन कर लिया। ठीक है, और ढेर सारा हमने क्या किया बच्चों, इस कंटेनर में हमने पानी लिया। ठीक है, दिखा देते हैं आपको। ये देखो, एक कंटेनर है, गैस बर्नर को हमने ऑन कर लिया और इस कंटेनर में पानी लिया, नमक लिया और नमक को हम क्या क्या डालते गए बार बार। ठीक, और इसको चलाते गए। ठीक, स्टायर करते गए। फिर नमक डाला, फिर चला दिया, फिर नमक डाला, फिर चला दिया इसको थोड़ा सा। ठीक है, चलाना मतलब जान रहे हो ना, इसको हमने घोलते जा रहे हैं साथ साथ में। थोड़ा सा लो, ये फ्लेम को कम कर दिया। अब देखो बच्चों, ये जो हम चलाते गए इसको, और नमक ऐड करते जाते हैं, तब तक ऐड करते जाते हैं जब तक कि घुलना ये बंद नहीं हो जाता। इसका मतलब ये होता है कि आपको वापस तली में क्या है, नमक नमक दिखाई देने लगेगा। ओके, तो अब आप साइड में देख रहे हो कंटेनर के, ये क्या है, नमक, वाइट वाइट नमक ही है जो जम गया है। ठीक, आपने 6 क्लास में पढ़ा है बच्चों कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि उससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। लेकिन कौन सा, नॉर्मल वाटर, उसमें दिखना नहीं दिखेगा आपको। आपको जो सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर आपने 6 में पढ़ा है बच्चों, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, उससे क्या बनता है, सॉल्ट मिल जाता है। मतलब कि जब हम सॉल्ट वाटर को यानी कि सी वाटर को क्या करते हैं, या तो सनलाइट से इवेपोरेट कराते हैं या कोई हीट का सोर्स होता है, उससे इवेपोरेट हो जाता है पूरा पूरा पानी, भाप बन के उड़ जाता है और नीचे पूरा लेयर्स बन जाती हैं सॉल्ट की। लेकिन वो सॉल्ट कैसा होता है, इम्प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटी होती है, यानी कि सॉल्ट के क्रिस्टल्स भी छोटे होते हैं और उसमें साथ साथ में थोड़ी गंदगी भी होती है। तो प्योर फॉर्म में सॉल्ट को कन्वर्ट करने के लिए उसके हम लोग कुछ नई चीज़ बनाते हैं, वो भी मैं आपके लिए सस्पेंस रखती हूँ। ओके, हमने जो एक्टिविटी स्टार्ट की है, इसका फर्स्ट स्टेप है। अब इस फर्स्ट स्टेप में आपको पहले हमने क्या किया, एक बर्तन लिया। ठीक है, जो भी आपको हमने दिखाया था, फिर दिखा देते हैं इससे उठा के। ठीक है, आप भी कर सकते हो इसको। ये देखो, ये ठीक, ये बर्तन में हमने पानी लिया और थोड़ा सा ढेर सारा नमक ले लिया और गैस को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में पानी जैसे ही बॉयल हुआ, हमने किया, बार बार चम्मच से थोड़ा 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 नमक ऐड करते चले गए और उसको क्या, हिलाते चले गए। ठीक, नमक ऐड करते चले गए, हिलाते चले गए, और जब तक ऐड करते चले जाएंगे जब तक कि वो घुलना बंद नहीं हो जाता है। वो आपको, अब बोलो मैडम पता नहीं क्या बोल रही हैं, मतलब घुलना बंद नहीं हो जाता, ऐसा भी कहीं होता है कि नमक घुलेगा नहीं, जब गैस से हम गर्म पानी में डाल रहे हैं तो घुलेगा ही घुलेगा। लेकिन बच्चों, आपको देखो, हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हमने डाल डाल के इतना नमक डाला कि वो घुलना एक टाइम के बाद बंद हो गया। ये देखो, आपको मैं अभी दिखा ही देती हूँ ताकि आपको मैडम की बात पे थोड़ा भरोसा हो जाए। ये देख रहे हो स्पून,
स्पून में आपको कुछ तो नज़र आ ही रहा होगा। ये देखो, दिख रहा है, पानी भी है और साथ में सॉल्ट के क्रिस्टल्स भी है। ओके, अब हमें करना क्या है, ये थोड़ा सा हल्का सा हम कूल करते हैं। हमने स्ट्रेनर उठाया और ये ग्लास उठाया और इस ग्लास में हमने क्या किया, इस ग्लास में हमने इस पानी को उसी में डाल दिया। ठीक है, जो पानी हमने बॉयल किया था, हम आपको अभी 2 सेकेंड रुको, पूरी प्रोसेस को हम दिखा ही देते हैं। थोड़ा अपना मोबाइल को मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ, तब आपको अच्छे से एक्टिविटी दिखाई देगी। ओके, तो अब आपको सब चीज़ साफ साफ नज़र आने वाली है। ठीक है, देख रही है ना, ये है ग्लास। अब इसमें मैं, और ये हमने पकड़ने वाला ऐसे लिया और इस बर्तन को, गरम है ना, तो गरम बर्तन को आराम से पकड़ना है, सावधानी से। और ये एक छन्नी ली और हमने क्या किया, पूरे सॉल्टी वाटर को कहाँ मिला के ऐसे इसमें, यस, इसमें हमने डाल दिया ग्लास में। ठीक है, अब आप देख सकते हो, इसमें देखो थोड़ा सा क्या है, छन्नी में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा सॉल्ट टाइप का। ठीक, इतना हमने मिलाया कि एक टाइम आया कि उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो मिक्स होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं, लेकिन वो आप कॉन्सेप्ट मत समझो, आपको केवल ये जादू देखना है। अब हमने ये वाटर ले लिया, अब इसका होगा क्या, आप सोच रहे हो अब पता नहीं मैडम इसका क्या करेंगी। ओके बच्चों, अब मैं देखो क्या किया, सिंपली हमने ये धागा लिया, ये देखो, ये धागा लिया और इस धागे को हमने कील में बांध दिया और आराम से इसमें ऐसे करके टिका दिया। इसको ऐसे टिकाया और धागे को हमने इसमें डिप कर दिया, पूरा धागा हमने डिप कर दिया। अब डिप करने से क्या होगा, अभी आपको थोड़ा सरप्राइज करते हैं। ठीक है, सरप्राइज रहने दो बच्चों। फिर अच्छे से डिप करने के लिए हमें क्या है, धागे को ठीक से डुबाना पड़ेगा। ये डूब गया, मान लो ये डूब गया। ठीक है, अगर नहीं डूब रहा है तो क्या करेंगे, एक, चलो इसको स्पून के वेट से ही यूँ रख देते हैं। ठीक, ये बिल्कुल सेट हो गया, धागा लंबा लंबा यहाँ तक बॉटम तक पहुँचाना है इस थ्रेड को। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्टेप के लिए हम 1-2 दिन बाद मिलते हैं बच्चों। ओके, ठीक, टिल देन, बाय। Hello children, now I am going to tell you some more important topics. Okay, so what are physical properties? What does it mean? The name physical properties. Okay, properties such as shape, size, color and state of a substance are called physical properties. तो जैसा कि हम लोग बच्चे अभी तक बोलते आए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या। मान लो हम लोगों ने तो पहले से ही पढ़ लिया कि कलर के बारे में मैडम बात कर रही, ठीक है, आप यही तो बोलोगे मैडम ने बात की कलर के बारे में, स्टेट के बारे में, ठीक, इसके शेप के बारे में, साइज के बारे में, है तो बिल्कुल वही चीज़ है। लेकिन आप के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अगर किसी ने भी बोल दिया कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो एकदम आपके दिमाग में
क्लियर कट आ जाना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है या तो कलर के बारे में पूछ रहा है, या स्टेट के बारे में पूछ रहा है, या शेप और साइज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये होती है किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि देखने में कैसी दिखती है, उसका अपीयरेंस क्या है, उसका कलर क्या है, उसका स्टेट क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, ऑल दैट। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। अब ये एक और नई चीज आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज मीन्स यानी कि इनके जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स भी होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो वो विशेषताएं वैसे तो हमको पता है, लेकिन हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज क्या होते हैं? द फिजिकल चेंज डू नॉट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस। फिर वही चीज आ गई कि इसकी अगर एक ये तो विशेषता ही है ना कि फिजिकल जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें कोई नई चीज नहीं बनती है। ठीक है, हमने पहला पॉइंट ये लिख दिया। अब नेक्स्ट, द फिजिकल चेंज डू नॉट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। ब्रैकेट में लिखा रिएक्टेंट्स। आपको पता है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स मतलब जो केमिकल्स हम क्या कर रहे हैं, एक साइड में रिएक्ट करवा रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्बाइन कर रहे हैं। मिक्स्ड फॉर फिजिकल चेंज, देख लेते हैं। द फिजिकल चेंज डू नॉट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द substances. Reactants mixed for physical change. Example, attraction of iron fillings by a magnet, freezing of water into ice. बच्चों, इसका थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा इसका मतलब समझने में, लेकिन टफ नहीं है। यहाँ पे इस वाले सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो फिजिकल चेंज होते हैं इनकी वजह से कोई भी क्या है सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदल जाएंगी। तो कैसे नहीं बदल जाएंगी? जो रिएक्टेंट दिए जाते हैं, दो चीजें मिलाई जाती हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे सबसे पहले फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस। अब दो चीजें हैं ना, पानी, पानी को हमने क्या किया, पानी से वाटर, वाटर से फिर वापस हमें गैस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। सारे को एक साथ मिक्स कर लो तो क्या उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे अट्रैक्शन ऑफ आयरन फिलिंग्स बाय अ मैग्नेट। अब आपने मैग्नेट तो देखा ही है। रही आयरन फिलिंग्स की बात, आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है जो आयरन होता है उसका पाउडर। ठीक है, छोटे 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 पार्टिकल्स आयरन के जो क्या करते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारे लैब में रखे रहते हैं। ठीक है, तो ये आयरन फिलिंग्स क्या हो जाती हैं, एक तो आयरन फिलिंग हमने मिलाया और दूसरा क्या है, मैग्नेट लिया। अब दो चीजें हो गई, दो यानी कि यहाँ बोल रहा है रिएक्टेंट है, तो आपस में अगर मिला देते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं तो क्या ये केमिकल चेंज हो जाता है, नई चीज बन जाती? बिल्कुल नहीं। ये भी फिजिकल चेंज ही, अट्रैक्शन हुआ, ना कि उसमें कोई नई चीज फॉर्मेशन हुई। ठीक है, आयरन फिलिंग और आयरन मैग्नेट हमने दोनों को क्या पास पास लाए तो वो क्या मिक्स तो हो जाएंगी, मिक्स मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें से कोई नई चीज नहीं फॉर्मेशन होगी। वो मैग्नेट का मैग्नेट रहेगा और आयरन का आयरन ही रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का ये मतलब होता है। अब हम आपको बताते हैं थर्ड पॉइंट, फिजिकल चेंजेस मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल। अब बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यानी कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो आप नहीं कह सकते हो कि केवल इरिवर्सिबल होते हैं। ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, सॉरी रिवर्सिबल होते हैं, और बाकी इरिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चेंजेस को हम इस कैटेगरी में डाल देते हैं, फिजिकल चेंज में और मे नॉट बी रिवर्सिबल, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब हमने इतने छोटे 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 पीसेस करके डाल दिए पेपर के, ठीक, आड़े तिरछे जैसे भी बिना शेप के कट करके आप बोल दिया कि चलो ठीक है इसको जोड़ के बताओ, बिल्कुल पेपर जैसा बना दो।
पेपर तो है, मान लो उसका एक फिजिकल चेंज तो चेंज नहीं हुआ, मतलब फिजिकली पेपर ही रहा, लेकिन उसका शेप साइज सब कुछ चेंज हो गया, और क्या पेपर वापस वैसा ही स्मूथ पेपर बन सकता है? नहीं। इसलिए इसको क्या बोल दिया? इरिवर्सिबल। तो मोस्टली केसेस में ये रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, ये इरिवर्सिबल भी होते हैं। ओके, अब चलो नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट कैन बी डन। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा आपको। चेंज ऑफ स्टेट कैन बी डन, बोलिए मैडम ने क्या कह दिया भाई, चेंज ऑफ स्टेट कैन बी डन, ये कोई बात हुई? चलो हम बताते हैं ना, खड़े हुए हैं यहाँ पे। चलो जैसे एक और इसकी डेफिनेशन, मतलब एक और इसी पॉइंट को हम इस तरह से कह सकते हैं, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज इंटर कन्वर्टेबल। अब आपने देखा बच्चों, हमने क्या किया, कोई भी सब्सटेंस ले लिया, आइस ले ली, ठीक है। आइस आपको पता है 3 स्टेट में मिल सकती है, आइस लिक्विड में भी हो सकती है और गैसियस में भी कन्वर्ट हो सकती है, इतना तो पता है ना। यानी इंटर कन्वर्टिबल का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और तीसरा वाला फिर वापस पहले वाले स्टेट में क्या चेंज हो जाते हैं, यानी कि तीनों एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, सॉलिड मीन्स आइस, हमने ब्रैकेट में लिख दिया आइस, और ये जो सिंबल बना दिया, एक ऐसे आधा एरो और एक इस तरफ एरो, इसका मतलब होता है इंटर कन्वर्टिबल, यानी कि ये जो सॉलिड आइस है, आइस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है और लिक्विड वापस आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही लिक्विड, जब सॉलिड आइस जब कन्वर्ट हो गई लिक्विड में यानी कि वाटर में, तो दूसरा क्या है, ये जो वाटर है, वाटर वेपर्स या स्टीम में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, और लिक्विड वाटर वेपर्स या स्टीम में कन्वर्ट हो सकती है, और सॉलिड को हमने क्या, आइस को हमने सॉलिड स्टेट बोल दिया, और वाटर को हमने लिक्विड स्टेट बोल दिया, और वाटर वेपर्स को हमने गैसियस स्टेट बोल दिया। तो बच्चों आपको सबको पता है कि ये तीनों आइस, वाटर और स्टीम सारे क्या हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में, और वापस सारे स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? चलो हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आते हैं, केमिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। अभी हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम देखते हैं किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल चेंज। ओके, न्यू सब्सटेंस or product, or you can also say products formed from reactants, and in a chemical change are different from the chemical properties of the reactants. इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हमने दो या दो से ज़्यादा, एक तरफ क्या लिए, रिएक्टेंट्स, जब केमिकल्स लेंगे तभी तो हम उनके बीच में रिएक्शन करा पाएंगे, और जब रिएक्शन होगा तभी कोई नई चीज फॉर्म होगी। तो जो रिएक्टेंट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, और जो रिएक्टेंट से एक नई चीज फॉर्म हुई जिसको हम प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। डिफरेंट क्यों होंगी, तो कहने वाली बात नहीं है, वो अलग केमिकल्स हैं, दो केमिकल मिलके, फॉर एग्जांपल हमने पानी बनाया, पानी तो डिफरेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट है, और किससे बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस, तो हाइड्रोजन बिल्कुल अलग है, ऑक्सीजन बिल्कुल अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिलती हैं तो एक नई चीज बना देती हैं, क्या, वाटर।
तो कहने का मतलब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और वाटर H2O प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं, डिफरेंट होती हैं। वही पहले सेंटेंस का मतलब होता है। ठीक, अब सेकंड, मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ज्यादातर केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, एक बार कन्वर्ट हो गए जिस जिस भी फॉर्म में, वो उसी में रहते हैं, और रेयर केस में कभी एक्सेप्शनल होगा तो होगा, अदरवाइज ज्यादातर कैसे होते हैं आप हमें नहीं, ठीक है, पढ़ना है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब वो वापस नहीं होते हैं। नाउ प्रोटेक्टिव शील्ड, हमने आपको बच्चों बताया था कि ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन का नाम सुना है, ओजोन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, प्रेजेंट होती है, और वो ओजोन जो गैस होती है, ओजोन गैस की लेयर होती है, वो हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, और उस प्रोटेक्शन की वजह से क्या है, इसका नाम दे दिया प्रोटेक्टिव शील्ड। तो प्रोटेक्टिव शील्ड या कवरिंग का या प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन यानी कि O3, ठीक है, गैस होती है, वो प्रोटेक्टिव शील्डिंग का काम करती है, और वो क्या करती है, वहीं पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, हार्मफुल रेडिएशंस को रोक लेती है और हमारे तक नहीं पहुंचने देती। कितना बड़ा रोल कर रही है, ठीक है। तो हमको हार्मफुल रेडिएशन से कौन बचाता है, ये ओजोन लेयर, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हो प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिव मतलब हमारी रक्षा करता है, शील्डिंग मीन्स कवरिंग, एक ऐसी कवरिंग बना लेता है अपने आप को, ऐसे वहां पे, ठीक है, फैला लेता है पूरा। ये ऑक्सीजन की लेयर जो होती है, ठीक है, थिक लेयर होती है, जो हमारे तक जो बहुत नुकसानदायक होती है, अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं, वो हमारे तक नहीं पहुंचने देता है, और ये प्रोटेक्ट करती है हमको उससे, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। देयर इज ओजोन लेयर इन आवर एनवायरमेंट। This ozone layer absorbs ultraviolet radiations that are harmful for us and other life forms. Ozone acts as natural shield against ultraviolet radiations. ठीक है, तो ये क्या है, हार्मफुल रेडिएशन से हमको बचाती है, कौन, ओजोन लेयर, और प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है।